हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टडी नंबर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को 4 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप लोग शुरू से वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो शुरू से वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में घटना दिया गया और सूची 2 में तिथि दिया गया। सूची जो 1 में दिया गया, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार, काल कोठरी की त्रसादी, अलीनगर की संधि और प्लासी का युद्ध। इसमें दिया गया 15 से 20 जून 1756, 20 जून 1756, 9 फरवरी 1756 और आपका 23 जून 1756। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा घटना कब घटित हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कलकत्ता पर जो नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार मतलब कब कर लिया गया था। जो कलकत्ता पर हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला द्वारा जो अधिकार किया गया था 15 से 20 जून 1756 को किया गया था। उसके जस्ट 20 जून 1756 को काल कोठरी नामक का हुआ, काल कोठरी नामक एक घटना घटित हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों का कर लिया था, बंदी बना लिया था। और उसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 23 लोग जीवित बचे थे। तो आपसे पूछता है काल कोठरी घटना कब घटित हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 जून 1756 को। ये जो काल कोठरी एक जगह का नाम है, ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। जो कोलकाता में पड़ता है मतलब वहीं काल कोठरी नामक एक जगह का नाम जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो इसमें से पूछ रहा है जो काल कोठरी त्रसादी हुई थी, ये आपका हो जाएगा 20 जून 1756 को, जिसमें से क्या हुआ था 146 लोगों को बंदी बनाया गया था। तो आपसे पूछता है कितने लोगों को बंदी बनाया गया था, आपका हो जाएगा 146। उसमें से पूछता है कितने लोग जीवित मतलब बचे थे और कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 23 लोग जीवित बचे थे। तो कौन कराया था? सिराजुद्दौला। तो आपका हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा 15 से 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला द्वारा कहाँ अधिकार किया गया? कलकत्ता पर मतलब अधिकार किया गया। आपका काल कोठरी जो घटना हो जाएगा बी का 2 हो जाएगा, 20 जून 1756 को घटित हुआ। अलीनगर की संधि, तो जो अलीनगर की संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 को, 9 फरवरी 1757 को किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और मतलब कौन? सिराजुद्दौला के बीच। तो आप और प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो आपका हो जाएगा 23 जून 1757 को। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, एक जगह का नाम है प्लासी नामक एक जगह है। इसी कारण से इस युद्ध का क्या नाम दे दिया गया? प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, जिसमें से सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? जीत जाता है। मतलब सिराजुद्दौला मतलब हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। इसी समय से बंगाल का गवर्नर जनरल का पद मतलब क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर रहता है वो कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव। तो आपसे पूछता है जो बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे पूछेगा जो रॉबर्ट क्लाइव था उसका जो कार्यकाल था, आपको टोटल मतलब कुल मिला के का बंगाल का जो रहता है गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव, वो कुल मिला के 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो शुरू में 3 वर्षों के लिए बनाया जाता है, जो 1757 से लेकर 1760 तक रहता है। उसके बाद फिर किसे बनाया जाता है? बेंसेटाट को, जो 1760 से लेकर 1700 कब तक? 65 तक रहता है। और फिर से 1765 से लेकर 1767 तक दोबारा से इसे बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। तो अगर आपसे पूछेगा रॉबर्ट क्लाइव कितने कुल मिलाकर मतलब कितने वर्षों के लिए मतलब बंगाल का गवर्नर रहा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। शुरुआत कितने कब से कब तक रहता है? 1757 से लेकर 1760 तक। जो प्लासी की युद्ध हुआ उसी में मतलब जीत गया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अगर आपसे पूछेगा जो जब दोबारा से आया था कौन? जो रॉबर्ट क्लाइव था 1765 से लेकर 1767 तक दोबारा मतलब है तो बना 2 साल के लिए गवर्नर। तो जो 1765 में आया था तब क्या किया? द्वैत शासन लागू किया था। कब? 1765 में। तो आपसे अगर पूछा द्वैत शासन किसने लागू किया, तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि द्वैत शासन को किसने समाप्त कर दिया, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। जो वारेन हेस्टिंग कब समाप्त कर देता? जो रेगुलेटिंग एक्ट रहता है, जो उसके बाद में 1772 तक चलता है। जो द्वैत शासन रहता है 1765 से लेकर 1700 कब तक चलता है? 72 तक चलता है। लेकिन इसको वारेन हेस्टिंग समाप्त कर देता है कब? 1773 में। तो इसको आप मिला लीजिएगा, इसमें हो जाएगा डी का 4, सी का 3 और बी का 2 और ए का 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल के नवाब
मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबित जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो जो शाह आलम द्वितीय रहता है, जो इसका जो कार्यकाल रहता है, कब से कब तक रहता, तो शाह आलम द्वितीय का जो आपका कार्यकाल हो जाएगा आपका 1759 से लेकर 1806 तक, 1759 से लेकर 1806 तक शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल रहता है। ये कहाँ का रहता है, बादशाह, मुगल बादशाह रहता है 1759 से लेकर 1806 तक। अब 1806 से लेकर अकबर द्वितीय का कार्यकाल रहता है। 1806 से लेकर आपको हो जाएगा 1837 तक, किसका, अकबर द्वितीय का कार्यकाल रहता है। तो इसमें से पूछा, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबित जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र को पहचान करें। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, 24 परगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया, क्योंकि उसको कारण बता रहा है, मतलब कि जो मुंगेर राजधानी क्यों बनाया मुर्शिदाबाद से, तो मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर क्यों बनाया, किसने बनाया था, आपसे पूछता मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर किसने ट्रांसफर किया था, किसने किया था, मीर कासिम। बंगाल के नवाब कौन था, मीर कासिम। तो इसमें से चलिए ऑप्शन ए में पढ़ते हैं। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। ऑप्शन नंबर बी में है, बंगाल के गवर्नर वेंसेटाट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। सी में है, मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था। और डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो, इसलिए उसने मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर लिया, मुंगेर, जो आपका कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो मुंगेर कहाँ पड़ता है, बिहार में। किसने स्थानांतरित किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। क्यों किया, क्योंकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। यह किसने कहा था, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है अली वर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी में है सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी में है मीर जाफर और ऑप्शन नंबर डी में है मीर कासिम। तो आपको बताना है किसने कहा था, तो मीर कासिम ही ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। तो ऑप्शन नंबर ए में है अली वर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी में है सिराजुद्दौला और ऑप्शन नंबर सी में है मीर कासिम और ऑप्शन नंबर डी में है मीर जाफर। तो इसमें से आपको बताना है कि किसने यह कहा था, मतलब बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। तो किसने उठाया था, मीर कासिम। किसने उठाया था, मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश से गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। दोबारा से प्रश्न आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच
हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि। कब हुआ था इलाहाबाद की प्रथम संधि? 12 अगस्त 1765 को के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो आपसे पूछता है इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी, तो आपका हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। अगर आपसे पूछेगा किसके किसके बीच हुआ था, तो क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। तो इसमें से ऑप्शन ए में दिया गया शाह आलम द्वितीय को काड़ा एवं इलाहाबाद के जिले दिए गए हैं। जो इस संधि हुआ थी, संधि के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। तो इसमें से जितने भी ऑप्शन है सब के सब क्या सही है? इनमें से मतलब इनमें से कौन, इनमें कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। सारे क्या ऑप्शन जो भी दिया गया है मतलब कथन सारे कथन सही हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई? तो जो 16 अगस्त 1765 का जो द्वितीय संधि हुआ था, ये ऑप्शन ए में दिया गया शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच। ऑप्शन बी में दिया गया शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। ऑप्शन सी में दिया गया मीर कासिम एवं क्लाइव। और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका जो प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच हुआ था? तो आपको रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा और शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हो जाएगा। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि। लेकिन इसमें से पूछा इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय के बीच कौन सा संधि हुआ था? प्रथम संधि इलाहाबाद की। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। जो द्वितीय संधि हुआ था वो शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुआ था। तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो इसमें बताना ऑप्शन ए में दिया गया सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी में दिया गया मीर जाफर। ऑप्शन सी में दिया गया मीर कासिम। ऑप्शन डी में दिया नजमुद्दौला। तो इसमें से बताना कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दिया गया था? मतलब जो कहता था वही सुनता था क्लाइव। तो कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर मीर कासिम का था ससुर था। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी मीर जाफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया? तो ऑप्शन ए में दिया गया मीर जाफर। ऑप्शन बी में दिया गया है नजमुद्दौला। और ऑप्शन सी में दिया गया है सैफुद्दौला। ऑप्शन डी में दिया मुबारकुद्दौला। तो आपको इसमें से बताना है किसने उल्लेखित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुबारकुद्दौला। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कर्नल मॉल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का वह अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, या कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो कौन था? मीर जाफर। जो मीर जाफर था रॉबर्ट क्लाइव मतलब जो कहता तो वही सुनता था। तो मीर जाफर ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह है कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। यह किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाफर। सिराजुद्दौला की बात करें तो जो प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 हुआ था। किसके किस बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें से सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव की जीत। अगर मीर कासिम का बात करें तो इसमें जो 1764 का युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, उसमें कौन था? मीर कासिम भी शामिल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो जो डिंडीगुल हो जाएगा आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ताला के लिए मतलब प्रसिद्ध है डिंडीगुल, ये तमिलनाडु में पड़ता है।
पूछ रहा डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। तो ऑप्शन ए में दिया गया इमदी चिक कृष्णराज, ऑप्शन बी में दिया गया हैदर अली, ऑप्शन सी में दिया गया टीपू सुल्तान और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। जो हैदर अली था आपका हो जाएगा 1721 से लेकर 1782 तक मैसूर का क्या रहता है, सुल्तान रहता है, मतलब जिसमें से द्वितीय मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो आपका 1780 से लेकर 84 तक हुआ था, लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो हैदर अली का बेटा कौन आता है, टीपू सुल्तान, वह फिर युद्ध में कहाँ संभालता है युद्ध का कमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से। तो ऑप्शन ए में दिया गया चंदा साहिब, ऑप्शन बी में दिया मोहम्मद अली, ऑप्शन सी में दिया गया हैदर अली, तो ऑप्शन डी में दिया गया टीपू सुल्तान। तो डिंडीगुल में किसने स्थापना किया था, हैदर अली। तो हैदर अली ने ही कहा था वह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ट से निकाल बाहर करेगा अंततः भारत से। तो किसने कहा था, हैदर अली। ये कहाँ का सुल्तान था, मैसूर का। मैसूर में 1721 से लेकर 1782 तक रहता है मैसूर का सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदर अली। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। सूची 1 में दिया गया है युद्ध और सूची 2 में दिया गया संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 तक। इसमें से आपको बताना किस संधि के द्वारा मतलब होता था। इसमें से दिया गया मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। अगर आपसे पूछे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये कब से कब हुआ था, 1780 से लेकर 84 तक। अगर आपसे पूछे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो आपका 1790 से लेकर 1792 तक। जो पहला युद्ध हुआ था वह मद्रास के संधि के द्वारा, और दूसरा मंगलौर के संधि के द्वारा, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा। एक चौथा भी, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो आपका हो जाएगा 1799 में। जो यह होता है सहायक संधि के द्वारा समाप्त होता है। किस संधि के द्वारा, सहायक संधि के द्वारा। तो पूछेगा आपसे सहायक संधि किसने लागू था, बेलेजली ने लागू किया था। किसने लागू किया था, बेलेजली। सहायक संधि किसने लागू करता है, तो कौन लागू करता है, बेलेजली, 1798 में। और सहायक संधि के द्वारा यह समाप्त होता है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन एक हो जाएगा 1 और बी के भी 1 हो जाएगा और 2 के 3, सी के 3 हो जाएगा, बी के 2 हो जाएगा और 1 के हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में युद्ध दिया गया और सूची 2 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व। तो आपको मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। जो प्रथम हुआ था ये आपका 1767 से लेकर 69 तक। इसमें आपका द्वितीय हो जाएगा 1780 से लेकर 84 तक। तृतीय हो जाएगा 1790 से लेकर 92 तक। अगर चतुर्थ की बात करते हैं आपका 1799 में हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से लेकर 84 तक चला था, जिसमें 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। तो इसमें से आपको बताना, मिलान करना, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए में दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें जो प्रथम युद्ध में था वो कौन था? जनरल स्मिथ। जनरल स्मिथ। अगर द्वितीय की बात करें तो इसमें हो जाएगा जनरल आयरकुट, और तृतीय की बात करें तो इसमें हो जाएगा मेडोज, जिसका पूरा नाम है मेजर जनरल मेडोज। अगर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो इसमें हो जाएगा जनरल स्टुअर्ट। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? आपको अभी तुरंत बताया, जो हैदर अली का मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? 1782 में। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन युद्ध था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जो आपसे पूछा द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो आपका हो जाएगा 1780 से लेकर 84 तक। 1780 से लेकर 84 तक। अगर आपसे प्रथम पूछेगा तो आपका होगा 1767 से लेकर 69 तक। अगर आपसे द्वितीय पूछेगा तो आपका हो जाएगा 1790 से लेकर 92 तक, और चतुर्थ की बात करें तो आपका 1799 में हो जाएगा। तो आपसे पूछा हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगर आपसे पूछेगा टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुआ था, मतलब किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो आपका कब हुआ था? 1799 में। अगर आपसे पूछेगा जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो इसमें कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा मद्रास संधि। अगर आपसे द्वितीय पूछेगा तो मंगलौर संधि। अगर आपसे तृतीय पूछेगा तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सहायक संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो इसमें से आपको जो अंग्रेज के द्वारा जो हस्ताक्षर किया था उसका क्या नाम था, जो मद्रास का जो गवर्नर था उस टाइम? तो इसमें से द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो आपका 1780 से लेकर कब हुआ था? 1784 तक, जिसमें से 1782 में किस हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें से आपसे पूछा किस गवर्नर ने हस्ताक्षर किया था मंगलौर के संधि पे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया है लॉर्ड हैरिस, ऑप्शन बी में दिया गया है लॉर्ड हैमिल्टन, ऑप्शन सी में देगा लॉर्ड मैकेरिने, और ऑप्शन डी में देगा लॉर्ड स्टीफेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकेरिने। अगर आपसे पूछेगा जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो आपका हो जाएगा 1767 से लेकर 1769 तक। अगर आपसे द्वितीय पूछेगा तो आपका 1780 से लेकर 84 तक। अगर आपसे द्वितीय पूछेगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1790 से लेकर 92 तक। अगर आपसे पूछे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1799 में। अगर आपसे पूछ सकता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था। अगर आपसे पूछे हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, तो आपका हो जाएगा 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकेरिने। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो जो गवर्नर जनरल जो स्टार्ट हुआ था, जो गवर्नर से गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहाँ का? बंगाल का। तो जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो जो वारेन हेस्टिंग था वो 1772 से लेकर 1785 तक रहता है। कब से कब तक रहता है? कुछ दिनों के लिए गवर्नर रहता है, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1772 से लेकर टोटल मिलाकर 1772 से 1785 तक रहता है। तो अगर इसमें पूछा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय
गवर्नर जनरल कौन था? अगर हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1780 से लेकर 84 तक। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से लेकर कब तक हुआ था? 1784 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली का होता मृत्यु हो जाती है। तो इसमें से बताना उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको मालूम हुआ जो वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था ये 1772 से लेकर 85 तक रहता। कौन? वारेन हेस्टिंग। तो इसमें बताना है जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय कौन था गवर्नर जनरल? कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। इसमें से बताना लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड बेलेजली। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस रहता है कब से कब तक रहता? 1785 से लेकर 93 तक। और आपका सर जॉन हो जाएगा 1793 से लेकर 1798 तक। और बेलेजली की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1798 से लेकर ये 1805 तक। 1798 से लेकर 1805 तक। तो अगर पूछेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त का इसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? 1793 में। और आपसे पूछा सहायक संधि किसने लागू किया? तो लॉर्ड बेलेजली ने। कब लागू किया था? 1798 में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी उसके बारे में बताना आपको। टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ऑप्शन 3 में देगा, 3 में देगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 में ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो इसमें से बताना जो टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच जो ये आपका हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से लेकर 1792 तक। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1790 से लेकर 92 तक। उसमें कौन था गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस। अगर कॉर्नवालिस के कार्यकाल की बात करें तो जो 1785 से लेकर कब तक रहता? 93 तक। लास्ट मतलब 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लगाकर कहाँ चला जाता? वापस चला जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी उसके तहत मतलब जो भी शर्त थे उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें पूछ रहा है टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा। तो क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ये भी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। ये आपका गलत हो जाएगा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो इसमें से आपका हो जाएगा 1 नंबर, और ये आपका 1 सही है, 2 भी सही है और 4 भी सही है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? ऑप्शन ए में दिया गया फ्रांस, ऑप्शन ए बी में, ऑप्शन 2 में दिया गया अरब, ऑप्शन 3 में दिया गया अफगानिस्तान, और ऑप्शन 4 में दिया गया मॉरिशस, और ऑप्शन 5 में दिया गया तुर्की। तो इसमें से आपको बताना है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? तो इसमें जितने भी देश को सभी के साथ क्या किया था? संपर्क स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 एवं 5 सभी के साथ क्या किया था? स्थापित किया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 में दे गया टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। आपको बताना कि मतलब सही है या गलत है। टीपू सुल्तान के संबंध में तो नया जो तो आपका हो जाएगा कैलेंडर पंचांग लागू किया था, तो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
1, 2 और 3 भी आपका एक भी सही हो जाएगा, आपका 2 भी सही हो जाएगा, 3 भी सही हो जाएगा। तो एक और नीचे दिया गया है, पूछ रहा फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टिपू विहित करने लगा। टीवी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 एवं 4 आपका सब जितने भी कथन दिए सब के सब कहाँ सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।